Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the anti-estrogens। तो आज के इस वीडियो पे हम एंटी एस्ट्रोजेंस की बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 2 यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी and medicinal chemistry for the B.Pharm 5th semester, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी एस्ट्रोजेंस मीन्स ऐसे ड्रग जो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अपोजिट इफेक्ट शो करें या अपोज करें उनके इफेक्ट्स को, उन्हें हम एंटी एस्ट्रोजेंस बोल सकते हैं। सो बेसिकली हम इस वीडियो पे केवल डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट्स के बारे में। डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहे हैं फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस या तो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आपके जो जीपेट वगैरह में हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इससे फ्रिक्वेंटली बनते हैं। तो इसलिए हम उसके बेसिक मोड ऑफ एक्शंस, बेसिक यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करें हम एंटी एस्ट्रोजेंस की, उसमें हमको पढ़ना है 3 टाइप के मेन ड्रग हैं। एक है आपका एंटी एस्ट्रोजेंस हैं, एक है आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर जिसे हम बोलते हैं SERDS, जिसमें ड्रग आते हैं आपके फ्लूवेस्ट्रेंट। नेक्स्ट है आपका टिमोक्सिफेन जो आपके सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, SERMS है। इसके अलावा हम पढ़ने हैं एरोमेटेस इमिटर के बारे में। तो इन ड्रग्स के क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है और क्या बेसिक यूजेस हैं। तो बात करें फर्स्ट की, वो है आपका क्लोमिफेन सिट्रेट। जो क्लोमिफेन सिट्रेट है वो एक तरीके से एंटी एस्ट्रोजेंस हैं एंड दे बाइंड विद इनटू द बोथ ER अल्फा एंड ER बीटा। जो आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ER अल्फा और ER बीटा टाइप के होते हैं, इन दोनों रिसेप्टर्स पे ये फ्रिक्वेंटली या आराम से बाइंड कर सकता है, एफिनिटी उनकी अच्छी होती है। लेकिन इसका जो बात करें हम लोग आइसोएस्ट्रोजन की बात करें, आइसोएस्ट्रोजन की बात करें तो उसमें जो ट्रांस आइसोमर है आपके क्लोमिफेन का ट्रांस आइसोमर है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इससे आते हैं। ट्रांस आइसोमर इज कॉल्ड एज इनक्लोमिफेन जो आपका प्योर ER एंटागोनिस्ट है। याद रखिए, ट्रांसफॉर्म इज द एंटागोनिस्ट विच नोन इज द इनक्लोमिफेन। ठीक। सेकेंड, आपको जो सिस फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं जुक्लोमिफेन या फिर रेसमिक मिक्सचर है, दे वर्क ऐसे या एक्ट ऐसे वीक एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑन द ER। जो आपका सिस फॉर्म है जिसे हम जुक्लोमिफेन बोलते हैं या फिर इसके रेसमिक मिक्सचर हैं, वो आपके जो हैं वीकली एगोनिस्टिक एक्शन शो होते हैं, ना कि एंटागोनिस्टिक। ठीक है। और आपका जो क्लोमिफेन है उसका जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, दे ब्लॉक द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन के फीडबैक सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। फीडबैक सिस्टम इनहिबिट होने की वजह से, क्योंकि आपका अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा तो फीडबैक सिस्टम स्टार्ट होगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस में GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसका सप्रेशन होगा। उससे जो GnH है मीन्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं जो निकलता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो सप्रेस होगा। उससे अल्टीमेटली FSH और LH का कंटेंट या जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा। ठीक है। उससे ओवुलेशन के चांसेस कम होंगे। तो बेसिकली ये फीडबैक सिस्टम को ब्लॉक करता है। ब्लॉक होने से जो आपका GnRH का रिलीज है वो बढ़ जाता है आपके हाइपोथैलेमस से। उससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो आपके GnH जिसे हम बोलते हैं FSH और LH, ये हार्मोन रिलीज होते हैं जो अल्टीमेटली ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपके ओवुलेटरी कॉज कराते हैं आपके दिस ड्रग। बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की ये या फिर SH या FSH और LH की, ये चारों हार्मोन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम पे इनका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। आप चाहे तो इस इमेज में देख सकते हैं कि कौन सा हार्मोन का लेवल किस फेज में हाई होता है, कहाँ पे वो ड्रॉप होता है। इस चीज़ को आप गूगल में से सर्च कीजिए और थोड़ा सा ध्यान देके समझिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके लेवल मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है आपके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए। इनका अगर लेवल ऊपर नीचे होता है, डाउन रेगुलेट होता है या डिसरेगुलेट होता है, तो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की रेगुलरिटी है वो नहीं हो पाती, इनरेगुलर हो जाती है। उससे आपके जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है या आपकी इनफर्टिलिटी है वो इन्हेंस होते हैं, फर्टिलाइजेशन कम होते हैं। ठीक है। इंपोर्टेंसी बढ़ती है। इसलिए हार्मोनल बैलेंस बहुत ही जरूरी फीमेल के केस में आपके प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है
वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं। अल्टीमेटली अगर हम उसको हाई डोज पे इंटेक करेंगे, फीमेल करेंगी, तो वो एक तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज़ होते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। उसमें हमने देखा कि जो प्रोजेस्ट्रीन है और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कॉम्बिनेशन पील करते हैं, उसे हम बर्थ कंट्रोल पील में भी यूज़ करते हैं। इसलिए एंटी एस्ट्रोजन का यूज़ हम एज ए फर्टिलिटी एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इस ड्रग का जो यूज़ है हम यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी के केस में। अगर कोई वुमेन का ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसको ओवुलेटरी प्रॉब्लम है, तो उस ओवुलेशन को मेंटेन करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए हम क्लोमिफेन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, जो डोज है अप्रोक्सीमेटली 50 mg वंस ए डे आफ्टर 5th डे। जो MC का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का पीरियड है 5th डे के बाद हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं 50 mg पर डे के हिसाब से। लेकिन इसकी डोज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन। अगर आपका फर्स्ट 2 मंथ कंसीव नहीं हुए तो आपको नेक्स्ट मंथ से जो है इसका डोज डबल करना पड़ता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 mg का डोज आपको देना पड़ता है। ये जो हम ट्राई करते हैं 6 मंथ के लिए। 6 मंथ में अगर आप भी फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तब हम ड्रग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार डिटेल पढ़ना हो तो KD त्रिपाठी फॉलो कीजिए, ठीक। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ऐड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, उनमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड इन मेन इट इज़ यूज इन द ओलिगोजूस्पर्मिया। मेन में अगर ओलिगोजूस्पर्मिया है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, उसके केस में भी ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए हम इसका ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके मेल पे भी तो आपके GNH रिलीज होते हैं, वहाँ पर भी तो FSH और LH रिलीज होते हैं, जो कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये उसका भी काम करता है। तो ये उनके बेसिक पॉइंट्स हैं आपके क्लोमिफेन ड्रग के। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर। ऐसे ड्रग जो कि आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं अल्टीमेटली। सो उनमें से जो ड्रग है वो है आपका फुलवेस्ट्रेंट। जो फुलवेस्ट्रेंट है वो आपके SERDS हैं, डाउन रेगुलेटर हैं। एक तरीके से हम इसको एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट, डाउन रेगुलेटर या फिर आपके जो मॉड्यूलेटर हैं, लगभग मीनिंग उसका सेम होगा। सारे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करेंगे, बस मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लोकली एडवांस और मेटास्टेटिक ER पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द टेमोक्सिफेन। इसका जो बेसिकली यूज़ है, हम इसका यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो अगर किसी जो भी पोस्ट मेनोपॉज के बाद आपके जो ब्रेस्ट एरिया पे एस्ट्रोजन का जो रिसेप्टर्स हैं, एस्ट्रोजन कंटेंट बढ़ने की वजह से, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट होने की वजह से उस एरिया पे जो कार्सिनोमास डेवलपमेंट होते हैं, तो ये एक तरीके से ये ER सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर पे काम करते हैं। ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो कि एस्ट्रोजन की वजह से होता है, उनको ये रोक सकता है आपका ये ड्रग, क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रग क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर मीडिएटेड ब्रेस्ट कैंसर को ये कम करते हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली यूज़ कब करते हैं, जब जो आपका जो पेशेंट है वो टेमोक्सिफेन से इन रिस्पॉन्सिव हो। टेमोक्सिफेन बेटर ड्रग है, टेमोक्सिफेन का पहले यूज़ करते हैं। अगर उन पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब हम आपके फ्लुवेस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, it inhibits the ER dimerization and prevention the interaction between the DNA and the receptors and also down regulate the receptor, ठीक है, और enhance the receptor degradation। तो बेसिकली ये आपके जाके बाइंड होता है। बाइंड होने के, क्योंकि अगर बात करें हम एस्ट्रोजन की फंक्शन देखिए, तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, जो होते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक एरिया पे एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बाइंड होने, ड्रग जब बाइंड होता है आपका, या एस्ट्रोजन बाइंड होता है इस रिसेप्टर्स पे, तो ये 2 अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और एक तरीके से डायमर फॉर्म करते हैं। डायमर फॉर्म ही एक तरीके से रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन है। फिर ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स हैं जो कि होते हैं डायमर फॉर्म पे, ये ट्रांसलोकेट होते हैं आपके न्यूक्लियस पे। वहाँ पे फिर आपके जो DNA है, वहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं और फिर अपना जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये ड्रग जाके बाइंड करता है इन एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे, लेकिन उसको डायमर फॉर्म नहीं कन्वर्ट करता, डायमर फॉर्म होने से रोकता है। डायमर फॉर्म नहीं होगा मतलब वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलोकेट होकर न्यूक्लियस तक नहीं पहुँचेगा और आपके जो DNA के साथ जो इंट्रैक्शन है विद HRE हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ में, वो नहीं हो पाएगा। तो उससे जो आपके इस रिसेप्टर का जो डाउन रेगुलेशन
प्रोसेस शुरू होता है। इसके अलावा ये रिसेप्टर्स जो हैं इजीली डिग्रेडेड भी हो जाते हैं इन ड्रग के प्रेजेंस में। तो ये इसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका टिमोक्सिफेन। टिमोक्सिफेन इज द सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। ये रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड केमिकली इट इज रिलेटेड टू द क्लोमिफेन। ये आप केमिकली बात करें तो ये आपके क्लोमिफेन की जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, सो दो तरीके से काम करता है। इट इज़ अ पोटेंट ER एंटागोनिस्ट। ये आपके पोटेंशियली एंटागोनिस्ट है ER रिसेप्टर्स पे इन द सम स्पेसिफिक टिश्यूज लाइक द ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड द एट पेरिफेरल सेल्स। ये कुछ सेल्स जैसे कि बात करें ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स हो या फिर ब्लड वेसल्स हो, वहाँ पे ये ER एंटागोनिस्ट है। लेकिन इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए पार्शियल एगोनिस्ट इन द यूटेरस, बोन, लीवर एंड पिट्यूटरी। जबकि पिट्यूटरी, लीवर, बोन और आपके यूटेरस पे पार्शियल एगोनिस्ट है। याद रखिए, एंटागोनिस्ट भी अपोज करता है आपके एगोनिस्ट के एक्शन को बाय द ब्लॉकिंग ऑफ द रिसेप्टर्स। क्लियर है? और पार्शियल एगोनिस्ट भी अपोज तो नहीं करता, बट ये सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है। तो एगोनिस्ट अगर 100% रिस्पॉन्स शो करेगा तो पार्शियल एगोनिस्ट उस रिस्पॉन्स को कम कर देता है। ये लाता है अप्रोक्सीमेटली 80 to 70% तक। ठीक है, अल्टीमेटली जो मेन इफेक्ट क्या होगा वो कम होगा ना, सप्रेस द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट भी एक तरीके से एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, बट दिस इज द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनलिटी या फंक्शनल एंटागोनिस्ट, नॉट द रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ब्लॉकिंग कैपेसिटी। ये आपके रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और एगोनिस्ट के एक्शन को सप्रेस करते हैं। लेकिन ये जाके बाइंड करता है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसका यूज़ है हम ब्रेस्ट कैंसर में भी करते हैं। इट इज़ डिक्रीज ब्रेस्ट कैंसर सेल्स एंड इनहेंस द इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, डिक्रीज GN एंड प्रोलैक्टिन लेवल इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इट इम्प्रूव द बोन डेंसिटी, इट डिक्रीज द टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड LDL। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL को ही कम करता है, लेकिन ये आपके HDL और TG को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। इसके लॉन्ग टर्म यूज से भी सिंपल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके भी आपके लॉन्ग टर्म यूज पे जो ब्लड कोगुलेशन पाथवेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉटिंग भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक, ये बेसिक्स हैं आपके टिमोक्सिफेन सिट्रेट का, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट है। अब आते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर, मतलब ये जो एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग हैं। तो एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है? एरोमेटेज एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपके जो बॉडी के अंदर में जो आपका एंडोस्ट्रेन डाइयोन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है, ये एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू ही रिंग ए पे एरोमेटाइजेशन होके, जो रिंग ए है आपका, जैसे कि बात करें रिंग की, तो इस तरीके से आपका जनरली आपका सोलर रंग है, ये रिंग ए है, रिंग बी, रिंग सी, रिंग डी, जनरली यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है। तो इसको कम्प्लीटली एरोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिंग ए एरोमेटाइजेशन। तो उससे क्या बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन्स कन्वर्ट इनटू द एस्ट्राडायोल एंड एंडोस्ट्रेन डायोन कन्वर्ट्स इनटू द एस्टेरोन, जो एक्चुअली में क्या है? एस्ट्रोजन्स हैं। तो इनके कंटेंट को ये कम करता है बाय द इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम एंड द ड्रग्स आर द लेट्रोजोल एंड एनास्ट्रोजोल। ये दो ड्रग हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है, पेरिफेरली बात करें, लोकली बात करें, अगर आपके किसी वुमेन के अंदर में भी जाहिर सी बात है एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, वहाँ से भी कुछ हद तक टेस्टोस्टेरोन्स रिलीज होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन्स पेरिफेरली आपके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट्स हो सकते हैं। अगर लोकली वो ब्रेस्ट एरिया पे कन्वर्ट्स होते हैं एस्ट्रोजन के फॉर्म में, तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के थ्रू आपके ब्रेस्ट कार्सिनोमा सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, उससे कैंसर हो सकता है। इसलिए इनका यूज़ भी हम एज ए ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को ठीक करने के लिए करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द anti-estrogens. I hope you like my videos, and if you want to note this lecture, please take a screenshot in last, and please share with your friend, like my videos in last. Thank you, keep watching.